नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23। तो यहाँ से अपनी क्लास कंटिन्यू होगी कि लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने समझा था मीनिंग ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो एकदम कल की क्लास में थी। वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसके डिस्कशन के बाद में हम लोग इस टॉपिक पर आए थे कि कौन कौन से हेड हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं विच हैव बीन हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिनको कोर्ट्स ने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा है। तो उन कैटेगरीज पर डिस्कशन होना है। तो आज की क्लास में यही है कि पहली कैटेगरी है एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, और आज की क्लास का जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, कौन सा, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन दैट विल बी कंसिडर्ड टू opposed to public policy। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं। देखिए, अभी इस पर डिस्कशन होना है, आगे से पढ़ते हैं अभी कि अगर कोई एग्रीमेंट है, किस लिए है, टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के पर्पज को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने के लिए, तब वो जो एग्रीमेंट होगा वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। इसको आप ऐसे समझते हैं, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन अगर होगा तो वो क्या होगा, दैट शैल बी कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। And when it is opposed to public policy, it should be considered unlawful. And when it is unlawful, then we say agreement is void. तो you should understand this complete chain. I believe कि आपको समझ में आया होगा कि when there is an agreement to stifle prosecution, अगर कोई agreement stifle to prosecution है तो वो क्या माना जाएगा, that shall be considered to be opposed to public policy. When an agreement is opposed to public policy, that should be considered unlawful. और जब ये unlawful होगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा void। तो ये कनेक्टिंग सीक्वेंस है जो आपको समझनी है। अब आपको समझना है कि what do you mean by the agreement to stifle prosecution। अब इसको मैं कहानी के रूप में आपको समझाता हूँ, मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको मैं, राइट। एक लड़का लड़की मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए आए। जब वो तैयारी करने के लिए आए तो साथ में उन्होंने स्टडीज़ शुरू कर दी। स्टडीज़ शुरू करी तो उनके बीच में स्नेह हुआ, प्रेम हो गया, और फिर उन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया, राइट। साथ में रहना शुरू करा तो और ज़्यादा उनकी इंटीमेसी बढ़ गई, और बाद में फिर वो जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने अपने घर चले गए, ब्रेकअप करके बात खत्म हो गई। लड़का बाद में आईपीएस ऑफिसर बन गया, आईपीएस ऑफिसर बना। फिर लड़की को समझ में आया कि अरे ये तो आईपीएस बन गया। अब उसका फ़ोन आया कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लड़के के करोड़ों के रिश्ते आ रहे हैं, उससे मना किया। लड़की ने कहा कि मैं तुम पर अब रेप के चार्ज लगाऊंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो आई विल प्रोसिक्यूट यू फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। अब लड़का घबराया, लड़की ने इन बिटवीन एफआईआर कर दी। अब लड़के के खिलाफ 376 की एफआईआर हो गई। अब इसको समझने की ज़रूरत है। अब लड़के को समझ में आया, अब उसका प्रेम भी जाग गया जो पहले नहीं जाग रहा था। अब प्रेम में अब दोनों मिलके सामने। अब दिक्कत क्या है कि दोनों ही राजी हैं, दोनों ही राजी हैं। लड़की भी चाहती है कि केस विड्रॉ हो जाए, वो लड़का भी चाहता है केस विड्रॉ हो जाए। लेकिन अब एक नया प्राणी आ गया बीच में, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है कि नो, नाउ इट कैन नॉट बी डन, अब तो प्रोसिक्यूट होगा ही होगा।
अब अगर वो कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा करते हैं लड़की के साथ कि भाई तुम ये प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या मैं तुम्हें ये करूंगा, तो वो जो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करना हुआ इलीगल, जो कि लीगली परमिसिबल नहीं है, ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना जब लीगली परमिसिबल नहीं हो, उसको हम बोलते हैं टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। इसी को समझाने के लिए आपके बेयर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन है एच, उसके तरफ भी आप देख सकते हैं। क्या कहता है इलस्ट्रेशन एच? देखिए ये रहा एच। ये जो एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, वो आपको ये इलस्ट्रेशन पढ़ करके समझ में आ जाएगा। क्या कहता है देखिए, A promises to B to drop prosecution which he has instituted for the offense of robbery against B। A B से कहता है कि मैंने तुम पे जो मुकदमा किया हुआ है रॉबरी का, उस प्रोसिक्यूशन को मैं ड्रॉप कर दूंगा, और B उससे प्रॉमिस करता है टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, कि मैंने जो तुमसे वस्तुएं लूटी हैं, मैंने जो तुमसे चीजें छीनी है, लूट का माल है, वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मैं तुमसे अपना मुकदमा वापस ले लूंगा, तुम मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दोगे। ये एग्रीमेंट हो गया दोनों पार्टी में, ए में और बी में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि विड्रॉ तो कर लिया उसने, और अगर मान लीजिए वो उसकी चीजों को वापस नहीं करता है, बी ने क्या कहा था, लुटेरे ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, लेकिन उसे करी नहीं बाद में, तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है? कैन ए अप्रोच टू कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स? नो, बिकॉज दिस एग्रीमेंट वॉज टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फ्रस्ट्रेट करने वाला एग्रीमेंट था, इसलिए ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हुआ और इसीलिए ये वॉइड हुआ। प्लीज लेट मी नो ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई। सो बेसिकली एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लेकिन ऐसा है क्यों? देखिए, पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या होता है? द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश द गिल्टी पर्सन, एंड इफ यू compromise something with a view to save guilty person, उस व्यक्ति को बचाने के लिए from his liability, that would frustrate this object। समझिए इस बात को कि what is the logic behind that, कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करते हैं, उसका पर्पज ये है कि जो गिल्टी व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब आप उसको सेव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर लॉ ने कानून बना उसको सजा देने के लिए, आपने कॉम्प्रोमाइज करके उसको बचा लिया, तो जो लॉ का ऑब्जेक्टिव था, द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, दैट इज फ्रस्ट्रेटेड, और दैट इज व्हाई इट इज सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इससे समझ में आएगा आपको, है ना? बताइए। तो बेसिकली कि आप प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करके प्रोसिक्यूशन का जो वेरी पर्पज है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे साहब इसका मतलब तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। कर सकते हो। इफ यू गो टू सेक्शन 320, सी द बोर्ड, सेक्शन 320 CRPC, there are certain offenses which are recognized as compoundable offenses which permit compromise, and in all other cases the offenses are non-compoundable. So you can compound cases, you can compound offenses, but within the permissible of this section 320 CRPC. If the law says you can compound, okay, there is no problem. But if the law says no, these are non-compoundable offenses, ये अक्षम्य अपराध हैं, और आप उनको कंपाउंड करने की कोशिश करते हो, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हो, तो वो जो एग्रीमेंट के द्वारा कर रहे हो, आप जो डील फिक्स कर रहे हो, जो एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू स्टिफल
प्रोसिक्यूशन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। हाँ है ना, बोलिए। इसी रेफरेंस में आप एक केस का नाम लिख लीजिए, ओसेफ पालो। क्या नाम है, प्लीज राइट डाउन द नेम, ये आपके नोट्स में दे रखा है, ओसेफ पालो वर्सेस कैथोलिक यूनियन बैंक। इसमें गजेंद्र कर गार्डकर साहब हैं चीफ जस्टिस। उन्होंने क्या कहा, ओसेफ पालो, केस का नाम ओसेफ पालो वर्सेस कैथोलिक यूनियन बैंक। क्या कहा इन्होंने इस रूल के बेसिस को समझाया है। रूल क्या था, रूल आपका देखिए ये था, बेसिक ये था, गजेंद्र कर गार्डकर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा, that the agreements which are made for stifling prosecution are opposed to public policy and such they cannot be enforced। तो ये जो लाइन है वो आपसे पूछ लेंगे कि ये लाइन कौन से केस में कही गई है। बस केस का नाम है आपका ओसेफ पालो, ओसेफ पालो केस है, जज साहब का नाम गजेंद्र कर है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ लिखिए पी फॉर फिल्म्स लिखिए, नोट दिए मैं आपको, गजेंद्र कर गार्डकर, यहां से क्वेश्चन आएगा यहां से कि ये लाइन किस केस में कही गई है, बस कि स्टिफल टू प्रोसिक्यूशन जो एग्रीमेंट्स हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं एंड दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो यहां से आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित केसेस में से कौन सा केस स्टिफल प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। Which out of the following cases is related to the stifling prosecution? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, उसमें एक नाम होगा पॉलो साहब का या कैथोलिक यूनियन बैंक का होगा ये। तो इसमें इनको और तरीके से कैसे समझाया है उसको भी समझ लेते हैं, देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए हमेशा के लिए, कि इफ यू से this is a well recognized rule of law that you shall not make a trade of a felony, आप किसी अपराध का व्यापार नहीं करोगे, ये एक नियम है, ये एक सिद्धांत है कानून का, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। क्या है कि यू शैल नॉट मेक ए ट्रेड ऑफ फेलोनी, आप किसी अपराध का ट्रेड नहीं करोगे, उसमें व्यापार नहीं करोगे। और जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इस तरीके से, तो यह माना जाएगा कि आप उसमें किसी ना किसी तरीके से ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हो, एक आप अनलॉफुल काम के लिए एग्री कर रहे हो। तो दैट शुड नॉट बी परमिटेड, यू शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन फेलोनी। अच्छा, तुमने ये अपराध किया है, देखो मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगा, नहीं तो तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस अपराध का व्यापार कर रहे हैं, फेलोनी का ट्रेड कर रहे हैं। लॉ ये कहता है कि नो, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा, बस इतना सा आएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन कौन से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। प्लीज लेट मी नो, आपके पास समझ में आई नहीं आई, बस ये तो ध्यान रखना, दिस इज एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। अब जैसे आप लोगों ने इलस्ट्रेशन एच देखा था, है ना, इलस्ट्रेशन एच द्वारा पढ़ाता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन एच है। ए ने बी से क्या प्रॉमिस किया कि आई विल ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन इफ यू रिस्टोर माई गुड्स, राइट, ये हुआ ए और बीच में। लेकिन अगर मेरा आपका एग्रीमेंट, इफ आई एग्री विद यू and that agreement is independent of criminal proceedings, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मामला अलग है और मेरा मैटर, मेरा एग्रीमेंट आपका एकदम अलग है, उससे कनेक्टेड नहीं है। तो यहीं पर यह देखना होता है कि कनेक्टेड है या नहीं है, और उसी में देखा जाएगा कि अगर कनेक्टेड नहीं है देन इट विल नॉट बी वॉइड। अगर ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है, देखिए, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, राइट, एंड दैट इज इंडिपेंडेंटली ऑफ विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बी, बी के विरुद्ध जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती थी उससे एकदम इंडिपेंडेंट है ये, इस एग्रीमेंट का इससे कनेक्शन नहीं है।
एंड इफ यू विड्रॉ करते हो प्रोसीडिंग्स को, देन सच विड्रॉल हैज नॉट बीन दी कंसिडर्ड एज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड एग्रीमेंट वुड नॉट बी वॉइड अंडर सेक्शन 23। इसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस केस के फैक्ट्स। ये जो लाइन पढ़ी है मैंने, आपको इसको समझने के लिए मैं इसको आपको लेके जाता हूँ ओसेफ पॉलो के केस पर। इसको समझ में आएगा आपको क्या है। देखिए इस केस में क्या था, सम गुड्स हैव बीन प्लेस्ड विद द रेस्पोंडेंट बैंक एज सिक्योरिटी फॉर लोन। ये समझिए, ठीक। ओसेफ पॉलो का केस है, थोड़ा जल्दी पढ़ दिया मैंने आप लोगों के लिए क्योंकि समझाना है। ये ओसेफ पॉलो का केस है। क्या फैक्ट्स हैं इसके? सम गुड्स हैव बीन प्लेस्ड विद द बैंक एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन। जो बैंक से लोन लिया था उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ सामान रखा था, कुछ गुड्स रखे थे। मान लीजिए कुछ गहने रखे हों, कुछ भी हो सकता है। सम गुड्स वर प्लेस्ड। अब हुआ इंस्पेक्शन कि भाई किस किस को लोन दिया हुआ है, आपकी ब्रांच ने किस किस को लोन दिया है, क्या क्या आपने मॉर्गेज कर रखा है, दिखाओ। जब इंस्पेक्शन किया हेड ऑफिस ने, तब पता चला कि जो गुड्स होने चाहिए उससे काफी कम है। कंसिडरेबल शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। गोडाउन तो माल ही नहीं है। आपने 10 लाख का लोन दिया, 2 लाख की चीजें पड़ी है, 8 लाख का तो माल का पता ही नहीं है। तो शॉर्टेज कहां हो गई है? आप समझ रहे हैं केस का नाम क्या है? दोबारा पढ़ लीजिए। देखिए केस का नाम है ओपी वर्सेस कैथोलिक यूनियन बैंक। ओसेफ पॉलो वर्सेस कैथोलिक यूनियन बैंक। क्या है यहां पर कि कुछ एक लोन लिया गया है। क्या लिया गया? लोन लिया गया। उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गुड्स को प्लेस किया गया, गुड्स वर प्लेस्ड। लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता चला, इट वाज फाउंड दैट कंसिडरेबल शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। ये पता चला कि गुड्स की जितनी होनी चाहिए उतनी वहां पर नहीं है। इतने फैक्ट समझ में आपको आए नहीं आए? तो पूछा गया कि भाई इतने कम क्यों हैं? तो उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपने प्लेस करवाते हुए गुड्स लिए कम, या आपने उसको गुड्स को प्लेस तो करवाया लेकिन वहां से हटा दिए गए। हेड ऑफिस ने ये कहा कि भाई ये गुड्स कम क्यों है? इट वॉज थॉट दैट ईदर द गुड्स हैड बीन फ्रॉडुलेंटली रिमूव्ड आफ्टर द प्लेस। या तो आपने गुड्स को गोडाउन से हटवाया, या एडिक्वेट क्वांटिटी हैड नॉट बीन एक्चुअली प्लेस्ड इन कोल्यूजन विद द बैंक ऑफिशियल्स। या फिर बैंक के ऑफिशियल से मिलकर के आपने पर्याप्त मात्रा में गुड्स को लिया ही नहीं। 2 बातें हो सकती हैं। अब फटाफट आप समझ सकते हैं कि जब ये फ्रॉड खुलेगा तब क्या होगा। तो जिन्होंने लोन लिया था उनको इत्तला की गई और तुरंत उन्होंने क्या किया, इस सीक्वेंस को आपने समझना है। उन्होंने जैसे ही उनको पता चला उन्होंने ये किया, द अपीलेंट्स ऑफर टू मेक गुड द डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लेस्ड बाय ऑफरिंग सम फर्दर सिक्योरिटी। ये अपीलेंट्स ने कर डाला कि अच्छा गुड्स कम है। नहीं जनाब, आप जितना कहोगे हम उतना लोन दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे। आप बताओ, अच्छा कितने की सिक्योरिटी चाहिए आपको? 10 लाख का लोन था। कितने के गुड्स हैं आपके हिसाब से? 3 लाख के हैं। 7 लाख की शॉर्टेज है, 7 लाख की शॉर्टेज पूरी करा लो जनाब हमसे। इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो लोन वापस करना है आपका। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि नहीं। इसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट लॉज कर दी विद द पुलिस, क्योंकि फ्रॉड तो हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो घपला यहां पर है। तो यहां पर सीक्वेंस को समझो कि उन्होंने जो ऑफर किया कि हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे, ये पहले कर चुके थे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाद में स्टार्ट हुई। कैन यू अप्रिशिएट दिस कि अपीलेंट की तरफ से सिक्योरिटी देने का ऑफर पहले ही आ चुका, लेकिन कंप्लेंट फाइल बाद में हुई। आगे
एज प्रोमिस्ड बाय द अपीलेंट्स दे एग्जीक्यूटेड 2 हाइपोथेटिकेशन डीड्स इन फेवर ऑफ द बैंक। तो जैसे उन्होंने कहा था कि साहब हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे, उन्होंने 2 हाइपोथेटिकेशन डीड्स बनवा दी। जब ये डीड बन गई तो बैंक ने क्रिमिनल कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया। अब ये समझिए, देखो क्या समझना है इसमें, क्योंकि इस केस के फैक्ट से क्वेश्चन बनेंगे आपको, इसलिए अच्छी तरह समझना। अभी यहां पर क्वेश्चन मिस हो गया होगा आपसे, तो मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं इसको। देखिए ऐसे लोन लिया गया, लोन के लिए उन्होंने प्लेस्ड गुड्स, दीज वर फाउंड नॉट सफिशिएंट। सही है, पढ़ लीजिए, नोट फाउंड सफिशिएंट। भैया केस इतना आसान नहीं है ये समझने के लिए। नोट फाउंड सफिशिएंट, यहां तक स्टोरी है। मैं इस केस के फैक्ट्स को रिवाइज कर रहा हूं आपसे। एक लोन लिया, लोन लेने के लिए सिक्योरिटी देने के लिए आपने गुड्स को प्लेस कर दिया, फिर वहां पर इंस्पेक्शन हुआ और फिर ये पता चला कि वहां पर जो गुड्स हैं वो कम हैं। आपने क्या किया, आपने कहा, प्रॉमिस किया। आप क्या करेंगे, आपने कहा कि हम उसको जो डेफिसिट है उसको मेकअप कर देंगे, जो कमी है उसकी भरपाई हम लोग कर देंगे। इसके बाद में यही समझना है, प्रॉमिस टू मेक डेफिसिट हुआ, उसके बाद में कंप्लेंट की गई पुलिस को। तो जब उन्होंने एग्री किया कि हम इस केस की जो लोन की जो मॉर्टगेज होना चाहिए, प्लेज होना चाहिए था, जो कमी रह गई है उसको पूरा करने का जो प्रॉमिस है वो पहले कर चुके थे, तब तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं हुई थी। तो यहां पर जो देखो, उस प्रॉमिस के बेस पे जब उन्होंने डीड को हाइपोथेटिक किया, यानी कि पेपर्स उन्होंने फुलफिल कराए कि भाई पेमेंट जो उनके लोन के पेपर्स कह लीजिए आसान भाषा में आप लोग इसको, एग्जीक्यूटेड हाइपोथेटिकेशन डीड का मतलब होता है कि हम अपनी कार को, हम इसको हाइपोथेटिकेट कर रहे हैं आपके पास एज ए सिक्योरिटी। तो ये जो सीक्वेंस हुई, पहले इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद में मैंने प्रॉमिस किया कमी को पूरा करने का, उसके बाद में अपने कंप्लेंट की, और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया तो आपने अपने क्रिमिनल केस को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इसमें स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन हुआ या नहीं हुआ। कंप्लेंट, ये क्रिमिनल कंप्लेंट विड्रॉ की गई है, क्या ये वेदर इट अमाउंट्स टू स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन और नॉट, क्या इसको स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। प्लीज यहां तक के केस के फैक्ट्स आप बताइए, समझ में आए नहीं आए, इसको जल्दी बताइए। अब आप दोबारा पढ़ा दिया मैंने आपको, इसको सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, टेक्निकल है भाई। Subsequently, appellant sought the cancellation of the hypothetication deeds on the ground that same had been executed to stifle criminal prosecution। ये इंटरेस्टिंग है लाइन, पढ़ लीजिए। Subsequently, बाद में अपीलेंट्स ने क्या किया, sought, कोर्ट गए, कैंसिलेशन ऑफ द हाइपोथेटिकेशन डीड। अब पहुंचे ये चतुर सुजान लोग जिन्होंने पहले लोन लिया, गुड्स कम थे, उसके लिए फिर उसको बात को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, हाइपोथेटिकेशन डीड एग्जीक्यूट कर दी, और अब चले गए कोर्ट। जनाब ये जो हमने डॉक्यूमेंट दिए थे ना आपको, ये डॉक्यूमेंट है, ये जो हाइपोथेटिकेशन डीड है इसको कैंसिल कर दीजिए। अरे भाई कैसे कैंसिल कर दें, तुमने तो एग्जीक्यूट किए थे खुद। सर लीगल बेस है, लीगली ये कैंसिल होने चाहिए, लीगली ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है कि सर ये जो एग्जीक्यूट किए गए हैं, ये जो हाइपोथेटिकेशन डीड एग्जीक्यूट की गई है इन रिटर्न ऑफ द क्रिमिनल विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेंट, कि क्रिमिनल कंप्लेंट विड्रॉ करेंगे उस लिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये हुआ, ये लाइन पढ़िए,
द सेम हैड बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टिफल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो ये तो एग्रीमेंट हो गया टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जो कि वॉइड होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ना, ऐसे नहीं मानेंगे, कहीं नहीं, हाइपोथेटिकेशन वाज वैलिड इन दिस केस। आपको यही पॉइंट समझना है कि इन दिस केस हाइपोथेटिकेशन वाज वैलिड। व्हाई? ये जो लाइन में समझा रहा था बहुत देर से आपको, बिकॉज सेम हैड बीन कंटेम्पलेटेड प्रायर टू द क्रिमिनल कंप्लेंट दो एग्जीक्यूटेड देयर आफ्टर। कि हाइपोथेटिकेशन का जो विचार है वो तो पहले ही आ गया था, प्रायर टू द क्रिमिनल कंप्लेंट। तो इसीलिए इस एग्रीमेंट में ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, कि जब आपने प्रॉमिस किया था, आपने ये प्रॉमिस किया था, आपने ये प्रॉमिस ऑफर किया था कि आप उसकी कमी को पूरा कर देंगे, तो उस समय तक तो क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च ही नहीं हुई थी। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने तो क्रिमिनल केस को विड्रॉ करने के लिए इसको किया था। दिस इज नॉट द केस ऑफ स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यहां पर ये लाइन आपके लिए उपयुक्त है समझने के लिए, क्या कि यहां पर जो एग्रीमेंट है, अब समझेंगे इसको बात को, कि यहां पर जो एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इन दिस केस जो क्रिमिनल केस का विड्रॉल है और आपने जो डीड को एग्जीक्यूट किया, ये इंडिपेंडेंट है एक साथ के। अगर क्रिमिनल केस पहले से ही दायर हो चुका होता और आप ये कहते कि साहब आप क्रिमिनल केस वापस कर लो और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम आपके यहां दोबारा गुड्स को रख देंगे, तब हम कह सकते थे कि ये स्टिफल टू प्रोसिक्यूशन होगा। अब इस केस में दोनों ही ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है। Filing of complaint, withdrawal of complaint is independent transaction. Your promise to execute hypothetical deed and thereafter executing it is a complete transaction, independent of each other. हाँ या ना बताइए आप। If a transaction has been concluded earlier, if a transaction has been concluded earlier, पहले conclude हो गया है, and criminal proceedings are brought and then dropped thereafter, such transaction is valid। कि अगर ट्रांजैक्शन पहले कंक्लूड हो गया और क्रिमिनल कंप्लेंट बाद में आई, बाद में उसको विड्रॉ किया गया, तो आप ये नहीं कह सकते दिस एग्रीमेंट इज टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, दिस इज ए वैलिड एग्रीमेंट। केस का नाम क्या था? ओसेफ पोलो, कैथोलिक यूनियन बैंक। नाम से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित कौन से केसेस में से केस स्टिफल टू प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। बस इस केस में यही कहा था, ये लीजिए। तो एज सच द विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट was not the consideration for the hypothetication. Withdrawal of complaint was not consideration for this। ये समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। हम एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मैंने बताया कि जब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को आप विड्रॉ करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो इसी की हम डिफरेंट जो टेक्निकलिटीज है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक टेक्निकलिटी हमने अभी समझी कि जो आपका प्रॉमिस है, जिसको आप कह रहे हैं कि स्टिफल टू प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है जिस पर, अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के विड्रॉल से अलग है, इंडिपेंडेंट है, तब यहां पर लॉ लागू नहीं होगा। तब दिस विल नॉट बी द केस ऑफ स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन, जैसे कि हमने देखा ओसेफ पोलो के केस में। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, अब न्यू सिचुएशन है। ए हैज ए चॉइस टू ब्रिंग सिविल एक्शन एज वेल एज क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट बी। कोई केस ऐसा है, अब आप यहां समझिए, मान लीजिए जैसे डिफेमेशन का केस है। डिफेमेशन इज ए सिविल रॉन्ग एंड डिफेमेशन इज ए क्राइम, ठीक है। तो यू हैव बोथ चॉइसेस।
आप सिविल एक्शन भी ला सकते हैं और आप उसका क्रिमिनल एक्शन भी ला सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ए और बी, ए के पास ये चॉइस थी, ए व्यक्ति है उसके पास एक चॉइस थी कि वो सिविल एक्शन भी ला सकता था, क्रिमिनल एक्शन भी ला सकता था, लेकिन हुआ क्या, ही प्रोक्योर्स प्रोमिसरी नोट फ्रॉम बी इंस्टेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। जो उसका क्लेम था उसके सेटिस्फैक्शन में उसने प्रोमिसरी नोट ले लिया कि मेरा जितना पैसा तुम पे निकलता है उसके सेटिस्फेक्शन में तुम हमें प्रोमिसरी नोट दे दो, बस मेरे तुम पे 5 लाख रुपये निकलते हैं जिसकी तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब मैं तुम्हारे पास क्रिमिनल केस भी कर सकता हूँ या फिर मैं सिविल केस में जा सकता हूँ बेलमेंट के बेस पर। तो यहाँ पर सिविल एक्शन भी हुआ कि का भी ऑप्शन है मेरे पास और क्रिमिनल एक्शन का भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने दिखाई समझदारी कि भाई जितने का लेन देन है तुम मुझे प्रोमिसरी नोट दे दे बस। प्रोमिसरी नोट में क्या लिखोगे, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। इस केस में जब आपने मेरे फेवर में प्रोमिसरी नोट दे दिया तो मैंने आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया। अब ना मैं आपके खिलाफ एक्शन ला रहा सिविल केस में, ना मैं ला रहा आपके क्रिमिनल केस में। तो आप यहां पर देखो, यहां पर क्रिमिनल केस अभी शुरू ही नहीं हुआ था। आई हैड ऑप्शन कि मैं सिविल एक्शन भी ला सकता हूं, क्रिमिनल एक्शन भी ला सकता हूं। टेक्निकल बात यह है विड्रॉल का मतलब ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने क्रिमिनल केसेस को छुआ ही नहीं। एंड ड्रॉप्स द आइडिया, लाइन पकड़ो, ड्रॉप्स द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट मी। तो यू कैन नॉट से कि दिस इज द स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। समझे आप? तो यहां पर तो प्रोसिक्यूशन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी विड्रॉ कैसे करूंगा, कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया? बोलो हाँ है ना? कम ऑन। केस का नाम है पी शिवराम वर्सेस टी ए जोहन। क्या कहते हैं इस केस में, देखिए ए व्यक्ति है, ए कौन है, ही इज द ओनर ऑफ ए स्टोर, वो एक स्टोर के ओनर है। discovered that one of his employee after stealing certain goods sold them to B। तो ये है प्रियांशु। प्रियांशु एक स्टोर के मालिक हैं। इन्होंने देखा कि डेली कुछ ना कुछ पैकेट कम हो रहे, सामान कम हो रहा है, जा कहाँ रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखी तो दिखा एक एम्प्लॉय चोरी करके ले जाता है और उसने बी को बेच देता है वो। तो B इज द परचेजर ऑफ स्टोलन गुड्स। तो क्रिमिनल एक्शन नहीं बनता है इसके खिलाफ 411। ठीक है, तो A ने डिस्कवर किया कि मेरा माल चोरी का ये इंसान खरीद रहा है। क्या किया उसने, अब उसके पास ऑप्शंस हैं, वो रिकवरी ऑफ द उसके लिए सूट लाए या फिर वो क्रिमिनल को चलाए उसको। देखिए इन दिस केस A could bring civil or criminal case proceedings against B to recover the value. Before the same was done, B voluntarily executed a pronote in favor of A for the money of this. इससे पहले भी कोई एक्शन ले पाता, उसने उसको एक प्रोनोट दे दिया। It was held that there was nothing or illegal or opposed to public policy। अब इसमें जो नोट करने वाली बात यह है, जब वो संकट की घड़ी आई बी पर, है ना, तो उसने तुरंत बिफोर कोई एक्शन लिए जाता, ना उसके खिलाफ कोई सिविल एक्शन शुरू हुआ, ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन शुरू हुआ, वो कर सकता था। मेरा माल चोरी का तुमने खरीदा है, मैं तुम्हें प्रोसिक्यूट करूंगा 411 में, मेरे माल की रिकवरी का सूट डालूंगा तुम्हारे पास। लेकिन किया कुछ नहीं। इससे पहले ही मैं कुछ करता, भाई साहब आगे सामने, भाई साहब ये लो प्रोनोट इन योर फेवर, 10 लाख का माल था, 10 लाख वापस कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने अभी कोई एक्शन लिया ही नहीं है इस केस में, तो विड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं होता। तो अगेन दिस इज नॉट द केस ऑफ स्टिफलिंग टू प्रोसिक्यूशन। और ये कहा गया कि ये जो केस है, ये जो प्रोनोट है, जो प्रोनोट इसने दिया है मुझे, वो वैलिड है। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई।
इट कुड नॉट बी सेड दैट द कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस वाज टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन स्टिफल का मतलब ही नहीं होता इस केस में। तो यहां पर क्या क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इन फैक्ट्स को दे देंगे वो, और वो आपसे पूछेंगे यहां पर स्टिफलिंग और प्रोसिक्यूशन हुई या वो नहीं हुई। तो आपका आंसर क्या होगा, हुई या नहीं हुई? बस, तो ये हुआ आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का। तो ये आपका एक सेगमेंट मैंने खत्म कर दिया। वन सेगमेंट इज ओवर। स्टिफलिंग और प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूं, समराइज कर देता हूं। वी आर रीडिंग दी स्टडिंग दी सब हेड्स ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केस लॉज ये 5 हेड हैं। ये कौन कौन से हैं, ये रहे। एग्रीमेंट टू स्टिल प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्परी, ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद एन एनिमी, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टेंडिंग टू इंजर द पब्लिक सर्विसेज। ये 5 केसेस हैं, सब हेड्स हैं, जो किसकी कैटेगरी में आते हैं, विच आर कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और हम यही पढ़ रहे हैं, वन आफ्टर वन ये पढ़ रहे हैं। हमने अभी एक अपना ये सेगमेंट खत्म कर दिया, एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन खत्म किया है। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।